Good afternoon, students. Today is my live special lecture, specially related to the MP Judicial Service. And I'm giving this lecture today especially for my old students and the students who are preparing this judicial exam in any state. So, bete, by Jurist Academy, give a stress on this exam, especially MP Judicial Service, because this will be the first exam after the lockdown that will be in the month of December. So the students who are preparing for any judicial exam, it was mandatory like that to appear in this exam. क्योंकि ये जो एग्जाम है सबसे पहला एग्जाम होएगा जुडिशियल सर्विस का आफ्टर लॉकडाउन के बाद और ये एग्जाम आपके दूसरे स्टेट की जुडिशियल सर्विस में हेल्प करेगा क्योंकि अगर सपोज आप पंजाब या हरियाणा या दिल्ली के लिए सीरियस हो तो आपको ये 3 मंथ्स क्योंकि अभी पंजाब या हरियाणा जुडिशियल सर्विस का एडवर्टाइज नोटिफिकेशन के लिए टाइम लग सकता है तो इसलिए आपको एक वो स्पीड कंटिन्यू रखनी पड़ेगी पढ़ने के लिए सो यू शुड appear in this MP Judicial Service exam. And so this purpose, that's why you should be serious in this MP Judicial Service exam. Or before I'm starting my lectures, I am again my introduction. Myself, Surinder Singh Bhardwaj. I topped Punjab Judicial Service written exam in the year 95. I also appeared IS main with law subject and I served as a judicial officer. Then we start this Jurist Academy in 2008. So since I myself was topper in the written exam, so that's why I will tell you what should be your strategy and how you prepare this MP Judicial Service exam. और पंजाब या हरियाणा में भी वही लोग सेलेक्ट होंगे जो इस एग्जाम को सीरियस लेंगे. So now we discuss that ये जो एग्जाम है एमपी जुडिशियल सर्विस देयर आर 3 स्टेजेस. जो पहली स्टेज है वो प्रीलिम होती है जैसे हर स्टेट्स के अंदर. तो ये जो एग्जाम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस होता है एमपी जुडिशियल सर्विस का इट्स ए 550 मार्क्स और 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 मार्क्स का ये एग्जाम होता है और इन्होंने स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है भी इस सब्जेक्ट में से इतने क्वेश्चंस होंगे और जितने क्वेश्चंस होंगे उतने ही मार्क्स का वो डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे. So first we are discussing the prelim examinations of MP Judicial Service. तो इसके अंदर जो फर्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो साथ में आप लिखते रहो. इसके 10 क्वेश्चंस होंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर से और देन सीपीसी there will be a 15 questions. Transfer of Property Act,
इसमें 7 क्वेश्चंस होंगे। कंट्रैक्ट एक्ट, इसमें से 8 क्वेश्चंस होंगे। लिमिटेशंस एक्ट, इसमें से 4 क्वेश्चंस होंगे। एमपी अकोमोडेशंस कंट्रोल एक्ट 1961, जैसे हमारा रेंट एक्ट होता है, उसमें से 5 क्वेश्चंस होंगे। एमपी लैंड रेवेन्यू एक्ट, इसमें से 5 क्वेश्चंस होंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें से 15 क्वेश्चंस होंगे। इंडियन पिनल कोड, इसमें से 15 क्वेश्चंस होंगे। सीआरपीसी, इसमें से 15 क्वेश्चंस होंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसमें से 5 क्वेश्चंस होंगे। सो टोटल 150 ऑफ योर मार्क्स, 150 क्वेश्चन में से 110 क्वेश्चंस जो होंगे दैट इज रिलेटेड विद योर लॉ सब्जेक्ट्स, जिसमें से सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, इनके 15-15 क्वेश्चंस। सीपीसी 15-15 क्वेश्चंस, जब 15 मार्क्स 15 मार्क्स होंगे। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द 10 मार्क्स। तो टोटल 110 मार्क्स का ये आपका लॉ का 150 में से होएगा। और जो जनरल नॉलेज इज 20 मार्क्स, 10 मार्क्स इज विद द इंग्लिश, और 10 मार्क्स ही आपका कंप्यूटर्स का होएगा। ठीक है, सो 10 मार्क्स इज योर रिलेटेड टू द कंप्यूटर एंड 10 मार्क्स इज योर रिलेटेड टू द इंग्लिश। सो टोटल 150 मार्क्स में आपका जो स्कोर या टारगेट होना चाहिए वो 20 मार्क्स है। ठीक है, क्योंकि पिछले बारी लास्ट ईयर जो मेरिट्स थी जनरल कैटेगरी की वो 118 थी, और अगर आप 120 से ऊपर स्कोर ले जाते हो देन यू आर ए सेफ फॉर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस। और आपकी कोशिश जो होनी चाहिए वो 125 को टारगेट रखना चाहिए। और जो प्रीवियस ईयर है, मैं आपको जो है इसमें आपको एक बारी दोबारा लिखवा भी देता हूँ। यू गो थ्रू द बोर्ड। यस, सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 10 क्वेश्चंस, सीपीसी 15 क्वेश्चंस, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 7 क्वेश्चंस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 8 क्वेश्चंस, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 6 क्वेश्चंस, लिमिटेशन 4 क्वेश्चंस, और एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 5 क्वेश्चंस, लैंड रेवेन्यू 5, इंडियन एविडेंस एक्ट 5, और इंडियन पिनल कोड 15 क्वेश्चंस, code of CRPC 15 questions, and negotiable 5. So total this is your 550, which include 100 plus 40, that is 20 GK, 10 English, और जो 10 marks है that is computer. So जो कट ऑफ है वो that is जो कट ऑफ ही है उसमें से जो जनरल कैटेगरी है 118, ओबीसी 113, एससी 94, एंड एसटी जो है दैट इज 82। सो आपको पहले तो प्रीलिम जो है, प्रीलिम्स आपने इसको टारगेट करना है। देन उसके बाद फिर कम टू द मेन एग्जामिनेशंस। जो यूपी का एमपी का मेन एग्जामिनेशंस होता है इसमें 400 मार्क्स टोटल होते हैं और 50 मार्क्स इंटरव्यू होती है। और देर आर 4 पेपर्स,
100 मार्क्स ईच। तो 100 के 4 पेपर्स आपके हो जाएंगे। और जो मेन का सिलेबस है वो मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। सो नो वी विल डिस्कस द सिलेबस ऑफ द मेन एग्जामिनेशंस। यस। सो फर्स्ट पेपर, ये जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, कोड ऑफ सीपीसी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशंस एक्ट। सो नॉर्मली दिस इज 100 मार्क्स। इसमें जब आपको पेपर अटेम्प्ट्स करते हो आप, तो आपको 8 क्वेश्चंस जो हैं, 8 मार्क्स के का एक क्वेश्चंस होता है, और 12 क्वेश्चंस टोटल होते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चंस होता है दैट इज 12 मार्क्स। तो 11 क्वेश्चन 8 मार्क्स के, और जो 12th क्वेश्चंस है वो 12 मार्क्स का होता है इसके अंदर। ठीक है। सो जो तो इसके अंदर आपको जो है 12 क्वेश्चंस जो है टोटल आपने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। और देन जो पेपर 2 है, then I will give you the strategy how you attempt the main, and first we will discuss the basic syllabus। ठीक है। तो जो पहला पेपर, फर्स्ट पेपर है, वो नॉर्मली आप हर स्टेट के कंपटीशंस में होता है। देयर इज नो डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट। ठीक है। तो आपको कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका तो सेकंड पेपर के अंदर दैट इज रिलेटेड टू द, जिसको हम लैंग्वेज पेपर भी कह लो आप। ठीक है। तो इसके अंदर इट्स अगेन 100 मार्क्स। इसमें पहले जो, इसमें दो आपको टॉपिक्स दिए होते हैं, सोशल टॉपिक्स। आपको 30 मार्क्स का ऐसे लिखना होता है। ठीक है। सोशल इश्यूज होते हैं इसके अंदर। सोशल इश्यूज रिलेटेड टू मैरिज हो गए, रिलेटेड टू द सोसाइटी। ठीक है। कोई भी और सेकंड जो होते हैं उसमें लीगल इश्यूज होते हैं। ये 20 मार्क्स का होता है, ये 30 मार्क्स का। ठीक है। ये ऐसे राइटिंग। फिर आपकी प्रेस शीट 20 मार्क्स, और फिर ट्रांसलेशंस हिंदी टू इंग्लिश 15 मार्क्स, इंग्लिश टू हिंदी 15 मार्क्स। ये आपका सेकंड पेपर है मेन का। इट इज अगेन 100 मार्क्स। तो ये भी, इसमें भी कोई डिफरेंट नहीं है दूसरों स्टेट से। जैसे दूसरे स्टेट्स के अंदर लैंग्वेज और इंग्लिश का पेपर होता है, इट इज ऑन द बेस ऑफ दैट। ठीक है। अब दैट इज ए थर्ड पेपर of your main examinations. It is also 100 marks। इसमें एमपी कमोडेशंस कंट्रोल एक्ट आ गया, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड्स आ गए। तो जूरिस्ट अकेडमी आपको जितने भी एमपीज के एक्ट हैं, ये आपको इसकी कोचिंग वी विल प्रोवाइड। जितने भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे एमपी का। उनसे वी विल स्टार्ट आवर एमपी बैच स्पेशली विद फ्रॉम द 1 अक्टूबर, and we will start with the TPA and one IPC and one most probably this Limitations Act, which is all three this. And we also in that batch we will do MP Accommodations Control Act, MP Land Revenue Act। तो इसमें एविडेंस, आईपीसी, सीआरपीसी और नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है। ये दूसरे स्टेट्स में भी होते हैं। ओनली दिस टू एक्ट्स आर द डिफरेंस। इट्स अ थर्ड पेपर, एंड फोर्थ पेपर इज ए जजमेंट राइटिंग।
ठीक है। तो इसमें जजमेंट राइटिंग का ये जो इसमें 100 मार्क्स का जो दिस पेपर है, इसमें से फ्रेमिंग ऑफ इशू स्पेसिफिकली 10 मार्क्स, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज 10 मार्क्स। ये जो पेपर है दैट इज ए डिफरेंट फ्रॉम सम अदर स्टेट, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जजमेंट राइटिंग स्किल जो है, सिविल की 40 मार्क्स और क्रिमिनल्स की 40 मार्क्स। तो इसको आपको एक प्रॉब्लम्स दी होएगी, उसके अंदर आपने जो है इश्यूज फ्रेम करने, ठीक है। और सिमिलरली चार्ज आपको फैक्ट्स दिए होंगे, कौन सी सेक्शंस के अंदर चार्ज बनता है। सो आपको थोड़ा सा आईपीसी के अंदर पता होना चाहिए भी ये फैक्ट से इस सेक्शन का चार्ज बनता है, और उसमें चार्ज में हम क्या क्या लिखते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इश्यूज के ऊपर आपको इश्यूज फ्रेम करने आने चाहिए, ठीक है। तो इशू जो जैसे हम फ्रेम करते हैं, सो सम आई एम टेलिंग यू द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जब इशू फ्रेम करते हैं तो कई स्टूडेंट्स नेगेटिव इशू फ्रेम कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स कई स्टूडेंट्स क्या है, नेगेटिव इश्यूज फ्रेम कर देते हैं। जैसे सपोज एक जो फैक्ट्स हैं दैट इज रिलेटेड टू ए विल। मैं आपको इशू फ्रेम का एक सिंपल, प्लेंटिफ कम टू द कोर्ट by that his father has executed a will in his favor, so he becomes the owner of the property, so he files a suit for declaration like this. तो डिफेंडेंट ने कहा भी his father was unsound mind and court has no jurisdictions, and further the suit is not maintainable, plaintiff has no locus standi. He has taken this type of objection in the written statement. तो इस प्रोपोजिशंस के, इसके आपके जो आप इश्यूज फ्रेम करोगे, वो इशू इस तरीके से फ्रेम होंगे। फर्स्ट इशू, वेदर वेदर सो एंड सो नेम अगर दिया हो हैज एग्जीक्यूटेड ए विल इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, तो आप नॉर्मली समटाइम वी मेंशन्ड ओपीपी, वर्डन ऑनर्स ऑफ द प्लेंटिफ, द पर्सन हु विल प्रूव, सो ओपीपी। फिर कई स्टूडेंट्स यहां पे मिस्टेक करते हैं, अगर डिफेंडेंट्स ने वहां पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्शंस लिए, suit is not maintainable, suit is plaintiff has no locus standi, हम अगर इशू फ्रेम करते हैं तो we have to frame the positive issue, not negative issues. So issue should be framed like that, whether the suit is maintainable. It is on the onus of the plaintiff who will frame. Whether the plaintiff has a locus standi to file the suit, whether the suit of the plaintiff is within jurisdictions. तो आपको इस तरीके से इशू फ्रेम करने हैं। और सिमिलरली चार्ज आपको दिया होगा, यू हैव मेंशन दैट you so and so at the time so and so on this date so and so has by committed offense under section so and so। इस तरीके से आपको जो चार्ज है फैक्ट से रिलेटेड आपको मेंशन करना। सिमिलरली आपको क्रिमिनल और सिविल्स की जजमेंट्स लिखनी है। तो जजमेंट्स के अंदर वो विल हम आपकी प्रैक्टिस भी कराएंगे, आपके टेस्ट भी लेंगे रिगार्ड राइटिंग जजमेंट्स के। So that's why we will start our batch from the 1st of this October, and the students who can want to join us, write our number 9814084273, 9814084273 आप कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस। सो जो थर्ड है that is related to the, you can say, interview, that is 50 marks। एंड जो इंटरव्यू है नॉर्मली उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी sometime they, although there is no need to check your knowledge of law, they have already checked
बट इन स्पाइट ऑफ दैट दे चेक योर नॉलेज समटाइम भी, इसके जो मार्क्स हैं वो वेदर ही इज डिजर्व फॉर दैट, जो इतने इसने रिटर्न में लिए हैं। तो आपको जो आपका रिप्लाई है, कॉन्फिडेंस विद लॉ नॉलेज उतनी आपको होती है, होनी भी चाहिए। एंड यू हैव, आपने ब्लफ नहीं करना। सेकंड, ड्यूरिंग इंटरव्यू नेवर क्रिटिसाइज्ड, ठीक है। और आपके अंदर जो मैनर्स हैं वो होने चाहिए, दैट विल बी जस्ट फ्रॉम योर इंटरव्यू। ये चीजें एमपी जुडिशियल सर्विस के अंदर आपकी चेक्स होंगी। सो रिगार्डिंग, now come to the some, I am giving it some tips to you which you remember for preparing। तो पहला बेटा जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूं वो ये है, कोई भी जुडिशियल सर्विस का एग्जाम बिना मेहनत से नहीं निकलता। तो आपको मिनिमम 8 to 10 आवर्स डेली, कम से कम जैसे 1 ईयर की तपस्या है, सो आपको 8 to 10 ईयर्स मेहनत करनी होगी। कुछ टीचर्स हैं जो कह देते हैं जी 4 घंटे बहुत हैं, 4 आवर्स इनफ, वो आप अच्छी तरह लगाओ, पूरी कंसंट्रेट होके लगाओ। वो टीचर्स हैं जिनका अपना कभी कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि कम से कम 8 to 10 आवर्स तो आपको मिनिमम लगाना होगा जुडिशियल सर्विस का एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो बेटा कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट्स हैं, ठीक है, मैरिड हैं, तो उनको प्रॉब्लम भी किस टाइम तैयारी करें, वो बेटा आप अपने तरीके से एडजस्ट करो। जैसे हमने, आई क्लियर दिस एग्जाम आफ्टर मैरिज, तो मैं मॉर्निंग में प्रैक्टिस भी करता था बेटा। मैं मॉर्निंग में सुबह 2 AM स्टार्ट कर देता था स्टडी, 2 to 9 मैं 7 आवर्स लगा देता था। तो उसके बाद उसमें चाहे आधा घंटा ब्रेक ले लो, ठीक है। अगर 6.5 आवर्स आपके लगे तो आप फिर आराम से फ्रेश होने के लिए कोर्स जाते तो कोर्स चले जाओ, 1-2 घंटे, 10 बजे से जाके 12-1 बजे तक अपना काम करो और आ जाओ। सो योर मिनिमम टाइम है आपसे, यो इतना तो 8 to 10 आवर्स तो मिनिमम टाइम्स आपसे मांगेगा। और प्रीलिम के लिए मैंने जो आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं और जीके, क्योंकि अकेला लॉ नहीं आपको ये क्लियर कराएगा, कम से कम जब आप मार्क्स इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर्स में लेते हो, तो जो जीके वाला पार्ट है 20 मार्क्स, तो वो बेसिक, एमपी में बेसिक जीके आती है। आप एक लुसेंट या अरिहंत की कोई भी बुक ले लो, उसके अंदर जो बेसिक्स है, ठीक है, some facts regarding Indian history, some facts regarding geography, some Indian facts regarding culture, ठीक है। और इस तरीके के जो बेसिक फैक्ट्स हैं, आपको उस चीज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। कौन सी बैटल कब हुई, जीके में इस तरीके से क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको वो लुइसेंट को और एक बुक ले लो, चाहे अरिहंत, दोनों में से दोनों की एक लो और उसको अच्छी तरह करो। और हम आपको लुइसेंट या करंट पोर्शंस वो वी विल डिस्कस इन द अकेडमी, तो हम आपको वो कराएंगे भी। जितने भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको इस चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम चाहते हैं भी जूरिस्ट अकेडमी से कम 1/3 सिलेक्शंस एमपी जुडिशियल सर्विस में हो। सो जितने भी मैं अपने ओल्ड स्टूडेंट्स को इससे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, दे शुड मेक देयर टारगेट फर्स्ट एमपी जुडिशियल सर्विस। और कम से कम मोर देन 1000 स्टूडेंट विल बी अपीयर फ्रॉम अवर अकेडमी। सो उनका जो टारगेट है अब
ये होना चाहिए। तो आपको फिर इसी तरीके से इंग्लिश करेक्शंस, सिनोनिमस, तो आपको मीनिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं। ऐसे आपको डेली प्रैक्टिस करते रहो। और थर्ड, जो कंप्यूटर्स का आपको बेसिक कंप्यूटर्स का, ठीक है, तो उसमें जो उसके टर्म्स, ठीक है, वो आपको आनी चाहिए यूज करना। ये कर वो उससे आपको उसके टर्म्स रिलेटेड टू दैट वो आपका कंप्यूटर्स का भी वी विल, वो आपको एक एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। और नाउ कम टू द जो लॉ है। लॉ देयर इज 110 क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स। उसमें जो ज्यादा आपको बेयर एक्ट्स पे, बेयर एक्ट्स में से आपको कौन सी सेक्शंस में क्या है, ठीक है, कौन सी इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन सी एक्सेप्शंस है, कौन सी इलस्ट्रेशंस है, वो उसको बेयर एक्ट्स पे आपकी इसमें, क्योंकि ये जो प्रीलिम में वो फैक्ट्स पे, केस बेस पे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, क्योंकि सम वो फैक्ट्स देते हैं, वो दोनों तरफ हो सकता है, देयर इज नो ऑथेंटिसिटी। सो वो आपको कौन सी सेक्शंस में क्या है, कोई लीगल मैक्सिम है, ठीक है, और दूसरा उसमें उसमें कौन सी सेक्शन में कौन सा वाला पार्ट, एक्सेप्शंस क्या क्या, वो आपको पूछ सकते। सो आपको वो चीज अच्छी तरह लॉ के अंदर करनी है। और आपने ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रीलिम में मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं। दैट्स व्हाई ज्यूरिस्ट एकेडमी विल टेक द टेस्ट। आपके हम टेस्ट भी लेंगे, तो आपको एक रिपीट होता है, तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैक्सिमम करो फॉर द प्रीलिम एग्जामिनेशंस। दूसरा बेटा, जो मेन एग्जामिनेशंस है, उसमें वी विल आई एम विल डिस्कसिंग द वन पेपर। तो मैं आपको एक पेपर दिखाता हूं, उसमें आपको कितना लिखना है, क्या करना है, वी विल डिस्कस इन दैट। यस। सो एक पेपर हम हल्का सा उसमें कैसा, कोई भी पेपर एक हम ले लेते हैं। जैसे बेटा ये थर्ड पेपर है, तो इसके अंदर फर्स्ट नॉर्मली टोटल जो क्वेश्चंस हैं, इसमें 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो 6 क्वेश्चंस हैं, यस, तो जो इसमें आप हर पेपर का यही स्टाइल होएगा। तो इसमें से आप जो इसमें से 7 क्वेश्चंस आएंगे आपको। और यस, तो बेटा इसमें से आपको जो है टोटल जो मैं आपको एक वैसे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चंस है लैंड रेवेन्यू का। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बेटे पहले सिंपल उस पर डिस्कशन करके दिखाता हूं मैं आपको। इसमें क्या होएगा, हर पेपर के अंदर 7 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो जो एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का होएगा, इसमें 1A और सेकंड 1B, ये दो क्वेश्चन 8 मार्क्स के होंगे। तो 6 क्वेश्चन जो होंगे, जैसे ये हो गया सेकंड क्वेश्चन भी, इसके दो पार्ट्स होंगे 8 मार्क्स के, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 6 क्वेश्चन जो होंगे, दैट इज 2 पार्ट 96 मार्क्स के, और सेवंथ क्वेश्चन जो दैट इज सम 4 मार्क्स, या कई बारी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है भी, जो 8 मार्क्स का क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, भी आपको उसमें लिखना कितना है वहां पे। तो आपको उसके अंदर लिखना कितना है,
सो लिखने के अंदर, यस, तो आपको द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भी, अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने उसमें लिखना कितना, क्योंकि एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का होगा। तो जब 16 मार्क्स का है तो 8 मार्क्स के अंदर आपकी कोशिश होनी चाहिए भी आप जो क्वेश्चंस है पहले से स्टार्ट करके थर्ड पेज पे ले जाओ, और इतना का आप अटेम्प्ट करो, वन सेकंड थर्ड, और पूरा अच्छी तरीके से कौन सी सेक्शंस में हिट करता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कौन सी सेक्शंस में हिट हो रही है, उसकी क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, कौन सी इंग्रेडिएंट्स को वो चीज हिट कर रही है, ठीक है, उस पे कोई वेल नोन केस लॉ और इम्पोर्टेंट केस लॉ है तो आपने वो बताना है। कोई सेकेंडली फिर कोई सिंपल डेफिनेशंस टाइप पूछता है, डिफाइन दिस, डिफाइन डाइन डेक्लेरेशन, डिफाइन कन्फेशंस, डिफाइन एडमिशन, ठीक है, तो उसके अंदर आपने पहले डेफिनेशंस देनी है, सिंपल वर्ड्स में लिखना है, जैसे कन्फेशंस लिखना है, so इट्स ए एडमिशन ऑफ ए क्राइम, एडमिशन ऑफ ए गिल्ट। फिर आपने किसी राइटर्स की, विगमोर, पॉल, ठीक है, जेम्स स्टीफन, किसी की डेफिनेशन कन्फेशन के अंदर लिखनी है। फिर कोई केस लॉ के अंदर कन्फेशन डिफाइन हुआ है, जैसे पुकाला नारायण स्वामी हो गया, बलविंदर कौर वाला केस हो गया, तो आप इंपॉर्टेंट केस उसमें मेंशन करो, ठीक है। फिर वो क्या मांग रहा है फर्दर, उसकी एविडेंटरी वैल्यू मांग रहा है, ठीक है, ठीक है, या कन्फेशंस के उस चीज को आप डिटेल जितना भी आप कर सकते हो तो आपको वो चीज आपको लिखनी चाहिए। फिर जैसे उसने आपसे पूछ लिया भी, डिस्कस द प्राइवेट डिफेंस एज ए, ठीक है, तो आप प्राइवेट डिफेंस के अंदर पहले इसका मीनिंग लिखोगे, ठीक है, सो इसमें आप इट इंक्लूड सेल्फ डिफेंस, थोड़ा सा आप अगर इंट्रोडक्शन पार्ट है भी, दिस वाज सेल्फ डिफेंस वर्ड स्टार्ट बाय द आर्म्स, तो उसमें अंदर फिर इसकी जो इसके पीछे, ठीक है, इट इज अ स्टेट कैन नॉट डिफेंड एवरी पर्सन, इट इज ए ड्यूटी, ठीक है, इट गिव ए राइट्स टू ए पर्सन टू डिफेंड हिमसेल्फ एट द टाइम ऑफ इन द डिफिकल्ट सिचुएशंस। फिर वो आप लिख के कोई केस लॉ है जयदेव, जो आपको जिस केस के बारे में इंपॉर्टेंट आपको पता है वो अपने इंपॉर्टेंट केस लिखना है। तो फिर उसके कौन सी कहाँ पे कौन सी सेक्शन के अंदर 96 के अंदर डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस होता है, 97 के अंदर इट्स ए बॉडी एंड प्रॉपर्टी, फिर उसके अंदर कहाँ पे कंडीशंस क्या है, सेक्शन 19 के अंदर कहाँ पे ये प्राइवेट डिफेंस जो है डेथ तक चला जाता है, ठीक है, 100 प्रॉपर्टी के अंदर कहाँ डेथ तक चला जाता है, 100। तो आपने वो चीजें थोड़ा सा, अगर आपको अच्छी तरीके से आपने मेन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, चाहे वो आईपीसी के हो, चाहे वो एविडेंस के हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट्स के हो, ठीक है, सीपीसी हो, सीआरपीसी हो। तो फिर मैंने आपको इशू फ्रेम करना, चार्ज वाले वो वाला पार्ट, ठीक है, इस तरीके से आपने ये चीज डिस्कशंस करनी है। और जजमेंट्स हम भी आपको एकेडमी के अंदर भी प्रैक्टिस कराएंगे, और आपने अभी डेली आप हफ्ते में एक जजमेंट सिविल की, एक जजमेंट क्रिमिनल की, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी फिर आप में वो परफेक्शन आती है। जजमेंट्स के अंदर हम पहले सम टाइम मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, अगर सेशन 12 वाई सपोज रेप की जजमेंट दे दी तो आप सेशन कोर्ट लिखोगे, ठीक है, अगर इट्स ए केस विद 326 तो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखोगे, ठीक है, अगर वहां पे जो फैक्ट्स में दिया हुआ है तो अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट दिया है या सीजीएम दिया है उस तरीके से आप उस फैक्ट्स को आप कोर्ट्स का नाम, ठीक है, फिर उसके बाद केस नंबर, डेट ऑफ जजमेंट्स, पार्टी सो एंड सो वर्सेस सो एंड सो, फिर जजमेंट, फिर आप फैक्ट्स लिखते हो, ठीक है, अगर आप अगर सपोज आप सिविल केस की लिखते हो
तो उसमें आप पहले प्लेंटिफ के फैक्ट्स लिखोगे, फिर डिफेंडेंट के फैक्ट्स लिखोगे, फिर आप उसमें से इश्यूज फ्रेम करोगे, फिर आप इशू के ऊपर एविडेंस लिखोगे, ठीक है, और फिर आप डिफेंडेंट्स के एविडेंस लिखोगे, फिर आप इशू वाइज निकाल के उसकी डिस्कशंस करोगे, फिर आप उन फैक्ट्स को लेके कि उन उसमें से डिस्कशन करोगे भी, इसमें ये फैक्ट्स थे, ये एविडेंस आया, ये हुआ, उस तरीके से मान के फिर आप डिफेंडेंट्स का जो है उन इशू वाइज पे फिर आप फाइंडिंग दोगे। तो इस तरीके से आप जजमेंट्स हम लिखते हैं। इन सिमिलरली इन द क्रिमिनल केस, इसके अंदर द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन इज दिस आप लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन के फैक्ट्स के बाद देन चालान वाज प्रेजेंट, कॉपीज वर सप्लाई टू द अक्यूज्ड, ठीक है। आफ्टर दैट चार्ज वाज फ्रेम। तो आपको पैरा वाइज आपको ये लिखना पड़ता है। फिर उसके अंदर व्हाट आर द पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशंस, ठीक है, जो कि हम डिफेंस से और चार्ज से निकालते हैं। फिर उस पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशंस के ऊपर हम वी विल डिस्कस था जो उसके एविडेंस, और वो हम एक तरीके से अगर बताया हुई ये एविडेंस है, हम उस तरीके से उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बाद हम जो जैसे क्रिमिनल्स की है भी ऑन द बेसिस हम पॉइंट देते हैं, वी नो ही हैज कन्विक्टेड, ठीक है। उसके बाद देन फिर वही उसके बाद फिर हम सेंटेंस पार्ट पे हर्ट करेंगे उसको। सेंटेंस पार्ट हर्ट करने के बाद वी विल राइट ए जजमेंट अकॉर्डिंगली। इस तरीके से आपको ये वाला करना है, ठीक है। और दूसरा बेटा कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं रिगार्डिंग टू द क्लियर एग्जामिनेशंस, जो आपको अपनी लाइफ के अंदर एग्जामिनेशंस क्लियर करने में हेल्पफुल होंगे। पहला तो बेटा मैंने आपको बता दिया भी यू हैव टू वर्क हार्ड मिनिमम 8 to 10 आवर्स, ठीक है। दूसरा जो आपने ड्यूरिंग दिस पीरियड जब आप कंपटीशन लड़ते हो, आपने एक चीज ध्यान रखना है, क्योंकि आपको 6 मंथ लग जाए, 1 ईयर लग जाए, 1.5 ईयर, 2 ईयर, इनमें पूरा काम रहना है। कोई अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना कहीं पे, ठीक है। आपने सिर्फ अपना बेस जो स्टडी पे 8 to 10 आवर्स लगाते रहो। और कंपटीशंस के अंदर वही सिलेक्ट होता है जो दूसरों से बेस्ट करता है हर पार्ट के अंदर, वाइल फ्रेमिंग ऑफ इशू, वाइल राइटिंग ए जजमेंट, ठीक है। तो उसमें आपको वाइल डिसाइडिंग द लॉ पॉइंट्स, तो अगर आप दूसरों से लॉ में आप कैसे अच्छा लिखोगे, आप कोई लेटेस्ट केस दोगे, आप कोई लैंडमार्क केस दोगे, ठीक है, तभी ही आप दूसरों से डिफरेंट होगे। तो आपको केस लॉ और आपकी राइटिंग, ये चीजें आपको दूसरों से डिफरेंट कराएंगी। तो इन चीजों का आपने यू हैव टू बी केयर रिगार्डिंग प्रिपेयरिंग वाइल दिस कंपटीशन। और आपने कंटिन्यू जो प्रेपरेशंस है वो इस तरीके से करनी है भी, लैंग्वेज भी आपकी स्ट्रांग हो, ऐसे राइटिंग भी इसको स्ट्रांग हो, सोशल ऐसे राइटिंग भी इसको, कुछ चीजें आपने जैसे पीछे लास्ट ईयर एमपी में ऐसे आया था रिजर्वेशंस वाला, रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी सोशल कैटेगरी के अंदर। तो आपको बेटर है अगर दो ऐसे आए थे पिछली बारी, तो उसको आपने दूसरा ऐसे टॉप, कोई कंट्रोवर्शियल ऐसे मत चूज करो, क्योंकि सम टाइम व्हेन यू रिजर्वेशन पे आपने ऐसे अटेम्प्ट करने हो, अगर आप प्रो रिजर्वेशन हो गए, ऐसे ऐसे टीचर्स के पास चला गया उस अगेंस्ट रिजर्वेशन, ठीक है। तो ऐसा कंट्रोवर्शियल ऐसे मैं कहता हूं नहीं अटेम्प्ट करो, वो करो जो सेफ हो। बिकॉज सम टाइम अगर आपको बाई चांस आपको करना पड़ गया, तो आपको ना जो आपका व्यू होना चाहिए
सपोज जैसे रिजर्वेशंस का ही था वो, ऐसे ऑन द इकोनॉमिक बेस। तो आपका जो वो ना तो प्रो हो ना ही अगेंस्ट, तो मीडियम पाथ, मिडल पाथ जो है आपको अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर आप मेंशन कर सकते हो भी जो रिजर्वेशन है, इट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए वीकर सेक्शंस हु आर वीक, एंड सिमिलरली ये भी ना हो भी इसका मिस यूज हो। सो आपको एक मिडल पाथ लेके जो है वो ऐसे लिखना चाहिए। तो दिस वाज अवर स्ट्रेटजी। सो एनी स्टूडेंट्स, किसी भी स्टूडेंट्स ने कहीं से भी कोई पर्टिकुलर्स, कोई प्रॉब्लम, कोई गाइडेंस लेनी हो, मैं आई अगेन माई रिपीटिंग माई नंबर 9814084273। तो we will provide a special coaching for from the 1st of October. We will start a specific batch for this and subjects for this. सो और भी कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरीके से हमें फोन करके हमसे कोचिंग ले सकता है, ठीक है, और पूछ सकता है हमसे। एंड वो, और एनी कोई प्रॉब्लम किसी ने पूछनी हो बेटा, तो वो अभी अभी भी हमसे इंस्टाग्राम पे वो पूछ सकता है। तो कभी भी बेटा, जितने भी लाइव स्टूडेंट्स हैं, तो 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 इस तरीके से बेटा तुमने अपनी जो प्रेपरेशंस करनी है पूरे जोश के साथ, क्योंकि जो कंपटीशन होता है उसके अंदर आपने जोश होना चाहिए, फायर होनी चाहिए। विदाउट फायर आपके अंदर, विदाउट जोश वो कंपटीशंस नहीं क्लियर कर सकते। आपको पेरेंट्स कहें बेटा सो जाओ, आप बहुत सुबह से पढ़ रहे हो, या रात को आपने 4 बजा दिए बेटा सो जा करो, नॉट कि आपको पेरेंट्स कहें भी पढ़ो। ठीक है, आपने काम रहना है, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो आपको गुस्सा भी आता है। ठीक है, तो आपने जो तैयारी है वो इस तरीके से करनी है। और कोई तो बेटा मैं अगेन अपना फ़ोन नंबर आपको रिपीट करता हूँ, 9814084273। तो आप, अभी हम एक स्टार्ट कर देंगे अपना बैच एनलिस्ट करना एमपी जुडिशल सर्विस के लिए। तो आप हमें फ़ोन करके तो उसका वो बन सकते हैं। तो वी विल आल्सो डिस्कस रिगार्डिंग जो भी अभी वी आर प्रिपेयरिंग अपना जो पंजाब का, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स पंजाब और हरियाणा के हैं, हम दिस, क्योंकि इसकी एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट आई है, तो इसको हम बेस मान के चलेंगे। और ये पहला एग्जाम देगा बेटा, मैं वही कह रहा हूँ, पंजाब हरियाणा उन्हीं का ही क्लियर होएगा जिनका जो एमपी जुडिशल सर्विस सीरीज हो। तो मैं अपने जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको कहता हूँ पूरी मेहनत के साथ इस कंपटीशंस को दो। और हम भी बेटा देते थे, हम भी राजस्थान नाले घूम आए, वहां पे जा आते थे और वहां पे नाले अपना कंपटीशन दिया करते। ठीक है, तो इट इज यू हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, सो अपीयर फॉर द एमपी जुडिशियल सर्विस। ठीक है बेटा, थैंक यू।